एक तरफ देखा जाए तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स देश से करीब 16 बिलियन डॉलर्स बाहर निकाल रहे हैं और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ देश की 16 करोड़ महिलाएं 76 लाख करोड़ रुपए का एक नया मैसिव क्रेडिट सिस्टम खड़ा कर रही हैं। राइट, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल। तो आज 11 अप्रैल 2026 को कंपाउंड लर्निंग के इस स्पेशल डीप डाइव में हम इसी कॉन्ट्रडिक्शन को समझने वाले हैं। हाँ, और ये सेशन स्पेसिफिकली उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो आरबीआई ग्रेड बी या एसएससी जैसी एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आजकल क्वेश्चंस डायरेक्ट सरफेस लेवल फैक्ट्स पर नहीं आते। एग्जैक्टली। कॉम्पिटिटिव मास्टरी सिर्फ फैक्ट्स रटने में नहीं है, सिलेबस एक मैसिव जिगसॉ पजल की तरह बिखरा हुआ है। जब तक हम इकोनॉमी, नेशनल पॉलिसी या डिफेंस के स्कैटर्ड पीसेस को कनेक्ट करके उनके पीछे का हाउ और वाई नहीं समझेंगे, बात नहीं बनेगी। तो मकसद केयर है आज का। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे बड़े इकोनॉमिक इंजन से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डेटा के मुताबिक आरबीआई ने अपना स्टैंस न्यूट्रल मेंटेन किया है और रीपो रेट को 5.25% पर अनचेंज्ड रखा है। सही बात है। और अगर प्रोजेक्शंस की बात करें तो FY 26-27 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.9% प्रोजेक्ट की गई है, जो क्वार्टरली रेंज देखें तो 6.7 से 7.2% के बीच फ्लक्चुएट कर सकती है। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन यही आता है ना, एक तरफ हम 6.9% ग्रोथ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स मतलब FPIs बहुत तेजी से बाहर जा रहे हैं। हाँ, नंबर्स काफी क्लियर हैं इस पर। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी FY 25-26 में लगभग 16.5 बिलियन डॉलर्स का FPI आउटफ्लो हुआ और करंट FY 26-27 में अब तक 5.4 बिलियन डॉलर्स निकल चुके हैं। वेट, 5.4 बिलियन ऑलरेडी? ऊपर से जियोपॉलिटिकल इन्फ्लेशन रिस्क्स हाईएस्ट पॉइंट पर है। एनर्जी और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी तो चल रही हैं। बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला इशू बहुत क्रिटिकल है। तो ऐसे तूफान में जहां ग्लोबल टेंशन्स पीक पर है, आरबीआई न्यूट्रल क्यों है? मतलब एक शिप तूफान के बीच में है बट कैप्टन एंकर ड्रॉप करने के बजाय कोर्स मेंटेन कर रहा है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा? देखिए, शिप की एनालॉजी अच्छी है, बट इसको ऐसे समझिए। एक शिप तूफान में तभी कोर्स मेंटेन कर सकती है जब उसका हैवी बैलेस्ट यानी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा। आरबीआई गवर्नर संजय माल्होत्रा की लीडरशिप में उनका स्ट्रांग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये बैलेस्ट है। बैंकिंग सेक्टर को हाईली रिजिलियंट और सेफ माना गया है इस फ्रेमवर्क की वजह से। तो यानी फाउंडेशन सॉलिड होने की वजह से सेंट्रल बैंक एक्सटर्नल शॉक्स एब्जॉर्ब कर पा रहा है बिना रेट हाइक किए। एग्जैक्टली। अगर पैनिक में रीपो रेट बढ़ा दिया तो डोमेस्टिक ग्रोथ चोक हो जाएगी। ये रेजिलियंस ही है जो कॉन्फिडेंस दे रही है। राइट। और अगर डोमेस्टिक ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है तो इसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के डेटा में भी दिखना चाहिए, है ना? और वो दिख भी रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक को ही ले लीजिए। ADB, जिसका हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है, 1966 में एस्टैब्लिश हुआ था और 69 मेंबर्स हैं इसके। हाँ, और मसत्सुगु असकावा उसके हेड है। राइट। तो ADB ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ FY 26-27 के लिए 6.9% फोरकास्ट की है और FY 27-28 के लिए सीधा 7.3%। ओह वाओ, 7.3। हाँ, और उनके हिसाब से इन्फ्लेशन 4.5% पर स्टेबल रहेगी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का फोरकास्ट भी करीब 6.6% पर अलाइन करता है इस साल के लिए। मतलब मैक्रो जीडीपी स्टेबिलिटी ग्लोबली वैलिडेट हो रही है। लेकिन इस मैक्रो डेटा का ग्राउंड रियलिटी मतलब माइक्रो लेवल ग्रोथ से कनेक्ट होना जरूरी है। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमूल है। अमूल। FY 25-26 में अमूल पहली इंडियन FMCG बन गई है जिसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है, राइट? हाँ, उनका रेवेन्यू करीब 73,450 करोड़ रहा है, जो पिछले साल से एग्जैक्टली 11% ज्यादा है। 11% ग्रोथ इस स्केल पर बहुत बड़ी बात है। 1946 में डॉक्टर वर्गीश कुरियन ने इसे स्टार्ट किया था और आज साबे सिंह मंगाबाई इसके चेयर हैं। सही कहा। और देखिए, अमूल एक कॉर्पोरेट मॉडल नहीं है जहां टॉप टियर में वेल्थ जमा होती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड कोऑपरेटिव मॉडल है। यानी प्रॉफिट सीधा फार्मर्स तक जाता है। एग्जैक्टली। 1 लाख करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस करना बताता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन कितनी हाई है और सेम ट्रेंड हमें बैंकिंग कोऑपरेटिव्स में भी दिख रहा है। जैसे सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक। हाँ, सरस्वत बैंक, जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और जो इंडिया का सबसे बड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसने भी 1 लाख करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस क्रॉस कर लिया है।
तो मैक्रो स्टेबिलिटी और डोमेस्टिक कोऑपरेटिव्स दोनों साइड बाय साइड स्केल हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम में एमएसएमईज का क्या? वर्किंग कैपिटल उनके लिए हमेशा एक स्ट्रगल रहा है। यही तो आरबीआई भी समझता है। इसीलिए उन्होंने TRDS यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। उन्होंने इस प्रोसेस से हेवी ड्यू डिलिजेंस हटा दी है। ओके, तो TRDS एक्चुअली काम कैसे करता है एक एमएसएमई के लिए? तो इसके 5 स्टेप्स हैं। पूरा प्रोसेस ऐसे फ्लो करता है। स्टेप 1 में एमएसएमई अपना सामान एक बायर को क्रेडिट पर बेचता है। ठीक है, उधार पर बेच दिया। राइट। स्टेप 2 में वो एमएसएमई अपना बिल ऑफ एक्सचेंज पोर्टल पर अपलोड करता है। स्टेप 3 में बैंक्स और एनबीएफसीज उस बिल को डिस्काउंट पर खरीदने के लिए बिड करते हैं। ओह, और स्टेप 4 में एमएसएमई को तुरंत कैश मिल जाता है। बिल्कुल। और फाइनल स्टेप 5 में जब मैच्योरिटी डेट आती है तो वो बड़ा बायर एमएसएमई को नहीं बल्कि डायरेक्टली उस बैंक को पे करता है जिसने बिल खरीदा था। ये तो सच में एक फास्ट पास सेंड जैसा लग रहा है एमएसएमईज की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। हाँ, और इसी के साथ आरबीआई ने बैंक्स को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की स्पीड बढ़ाने को भी कहा है और नॉस्ट्रो अकाउंट्स की डेली रिकंसिलिएशन जरूरी कर दी है। पर वेट, TRADS से हैवी ड्यू डिलिजेंस हटाना मतलब वेरिफिकेशन कम होना, तो क्या इस फास्ट पास लेन में फ्रॉड का रिस्क नहीं बढ़ेगा? रिस्क बिल्कुल है। अगर आप इकोनॉमी का एक्सेलरेटर दबा रहे हैं तो ब्रेक्स भी स्ट्रांग होने चाहिए और इसीलिए एक एंटी फ्रॉड MOU साइन किया गया है। MOU किसके बीच? FIUIND और I4C के बीच। हाँ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, जो 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर सेटअप हुई थी और अभी अमित गोविल इसके हेड है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C, जो 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाई थी। तो FIU सस्पिशियस हवाला या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है और I4C साइबर फ्रॉड्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स को पकड़ता है। सही बात है। तो लिक्विडिटी आरबीआई बढ़ा रही है और सेफ्टी नेट ये जॉइंट MOU बना रहा है। अब अगर कैपिटल फ्लो सेफ है तो अगला पॉइंट ये है कि वो कैपिटल जा कहाँ रहा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट में है। बिल्कुल। नीति आयोग की CEO निधि चिब्बर ने फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स नाम की एक रिपोर्ट रिलीज की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांस यूनियन सीबिल और माइक्रोसेव इसके पार्टनर्स हैं और इसके नंबर्स माइंड ब्लोइंग है। आप विमेन्स क्रेडिट पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली। आज विमेन के पास 76 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट पोर्टफोलियो है। ये देश के टोटल लोन पोर्टफोलियो का 26% है। और ये पेनिट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। 2017 में ये सिर्फ 19% था और अब 2025 क्रॉस करते हुए ये 36% हो चुका है। सच में? इसमें करीब 16 करोड़ एक्टिव विमेन बोरोवर्स हैं। फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स टाइटल टोटली फिट होता है क्योंकि ये माइक्रो लोन्स अब एक्चुअल ग्रासरूट्स एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड कर रहे हैं। और इसी के पैरेलल यूथ स्किल्स में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिसके मिनिस्टर जयंत चौधरी हैं, उन्होंने SOF लॉन्च किया है, यानी स्किल आउटकम्स फंड। ये आउटकम्स बेस्ड फंडिंग मॉडल है ना? राइट। ये एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा आउटकम्स बेस्ड फाइनेंसिंग प्रोग्राम है। इसमें फंडिंग हाइब्रिड है, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट CSR और प्राइवेट सेक्टर तीनों इन्वॉल्व्ड हैं। पर पैसा तभी रिलीज होता है जब यूथ को प्रॉपर्ली ट्रेन करके एक स्टेबल जॉब में प्लेस किया जाए। तो अब अकाउंटेबिलिटी इनबिल्ट है और अगर हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और यूथ स्किल्स को मिला दें तो टेक इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। ट्रैक्सन इंडिया टेक फंडिंग रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया अब टेक फंडिंग में ग्लोबली 4th रैंक पर है। हाँ, सिर्फ US, UK और चाइना के पीछे। और हमने जर्मनी और फ्रांस जैसी हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज को पीछे छोड़ दिया इसमें। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, हम टेक और क्रेडिट कितना भी बड़ा कर लें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ग्रोथ ब्लॉक हो जाएगी। सही बात है। इसी ब्लॉक को हटाने के लिए कैबिनेट ने कुछ मैसिव मल्टी-बिलियन ऑथराइजेशंस दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इसका प्राइम एग्जाम्पल हैं। अरुणाचल का टेरेन बहुत स्टीप है, तो वहाँ कौन से प्रोजेक्ट्स क्लियर हुए हैं? पहला है कलाई 2, जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट होगी, बजट 14,000 करोड़ है और बनने में करीब 78 महीने लगेंगे। ओके, 78 महीने। और दूसरा है कामला प्रोजेक्ट। ये क्रा दाड़ी और कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट्स के बीच बनेगा। इसका स्केल और भी बड़ा है, 1800 मेगावाट, 26,000 करोड़ रुपए का बजट है और 96 महीने का टाइमलाइन है। 96 महीने, 8 साल लग जाएंगे इसमें। हाँ, क्योंकि रिमोट एरियाज में पहले रोड्स और ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं मशीन्स ले जाने के लिए। राइट। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपडेट्स हैं।
जयपुर मेट्रो फेज 2 क्लियर हो गया है। ये प्रहलादपुरा से तोड़ीमोडे तक 41 किलोमीटर्स लंबा रूट होगा, जिसका बजट करीब 13,370 करोड़ रुपए है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा टॉपिक HRL का है। यानी HPCL राजस्थान रिफाइनरी, जो बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट में बन रही है, ओ हाँ, जिसके ऑपरेशंस जुलाई 2026 में शुरू होने वाले हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ग्लेयरिंग इशू है उसके बजट को लेकर। इसकी टोटल कैपेसिटी 1 MMTPA पेट्रोल और 4 MMTPA डीजल की है, ठीक है? पर इसका ओरिजिनल बजट जो रफली 43,129 करोड़ था, वो बढ़कर सीधा 79,459 करोड़ रुपए हो गया है। ये रिवीजन सच में मैसिव है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या एक स्टूडेंट को इस मैसिव कॉस्ट ओवररन को गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी मानना चाहिए? ये बजट लगभग डबल हो गया है। देखिए, स्ट्रिक्टली फाइनेंशियल टर्म में ये इनएफिशिएंसी लग सकती है, पर इसको वापस हमारी पहली स्लाइड से कनेक्ट कीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान-इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। जियोपॉलिटिक्स और ऑयल सप्लाई। एग्जैक्टली। ग्लोबल ऑयल सप्लाई लाइंस चोक हो रही हैं। इंडिया मेनली ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। तो ऐसे टाइम में लैंड बॉर्डर्स के अंदर 1 MMTPA पेट्रोल और 4 MMTPA डीजल की कैपेसिटी होना एक मिलिट्री ग्रेड डिफेंस स्ट्रैटेजी बन जाती है। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट एक तरह से फ्यूचर ग्लोबल शॉक्स के खिलाफ एक प्रीमियम है, जिससे हमारी ट्रांसपोर्ट लाइंस बची रहें। ओके, तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाता है। और फूड सिक्योरिटी के लिए भी तो ऐसे ही बफर्स बनाए जाते हैं। हाँ, जैसे एग्रीकल्चर में कैबिनेट ने खरीफ 2026 के लिए, जो अप्रैल से सितंबर चलता है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी NBS को अप्रूव किया है। राइट। फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर्स यानी PNK के लिए लगभग 41,533 करोड़ रुपए क्लियर किए गए हैं, ताकि प्राइसेस स्टेबल रहें। बिल्कुल। लेकिन ये सारे मैक्रो डिसीजंस तभी ग्राउंड पर चलते हैं जब स्टेट्स के लेवल पर ट्रैक करने का सिस्टम स्ट्रांग हो। और इसमें 3 अलग स्टेट से काफी क्रिटिकल अपडेट्स आई हैं आज की रिपोर्ट में। शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर से करते हैं। वहां की वैनिशिंग लेक्स पर CAG की एक नई रिपोर्ट आई है। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, जो कि आर्टिकल्स 148 से 151 के अंडर गवर्न होते हैं, और अभी CAG संजय मुर्मू हैं। राइट। तो उस रिपोर्ट के हिसाब से 1967 से अब तक 300 से ज्यादा लेक्स वहां डिसअपियर हो चुकी हैं। नंबर 697 से ड्रॉप होकर सिर्फ 382 रह गया है, और इसमें 3000 हेक्टेयर्स का लेक एरिया खत्म हो गया। 3000 हेक्टेयर्स का एरिया गायब होने का सीधा असर फ्लड मैनेजमेंट पर पड़ता है। लेक्स नेचुरल स्पंज की तरह एक्सेस पानी होल्ड करती हैं। उनके खत्म होने से फ्लड रिस्क्स बहुत बढ़ जाते हैं। यही तो बात है ना, एनवायरनमेंट की मैपिंग जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे तेलंगाना में हेल्थ डेटा की मैपिंग को स्टेट स्ट्रैटेजी बनाया गया है। राइट। तेलंगाना ने अब कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज बना दिया है। मतलब हर हॉस्पिटल को मैंडेटोरिली कैंसर केसेस रिपोर्ट करने होंगे गवर्नमेंट को। इस डेटा ट्रैकिंग के बिना स्टेट प्रॉपर हेल्थ स्ट्रैटेजी या बजट एलोकेट नहीं कर सकती। एक और स्टेट अपडेट छत्तीसगढ़ से है। उन्होंने असेंबली में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल इंट्रोड्यूस किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल और फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स को स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और जेल टाइम के थ्रू प्रिवेंट करना है। तो एक एस्पिरेंट इन तीनों अलग न्यूज पॉइंट्स को, J&K का एनवायरनमेंट, छत्तीसगढ़ का लॉ और तेलंगाना की हेल्थ पॉलिसी को एक साथ कैसे प्रोसेस करे? अगर आप ध्यान दें तो इन सब में एक कॉमन थीम है, इवॉल्विंग स्टेट गवर्नेंस चैलेंजेस। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड्स करती है डेटा ट्रैकिंग और रेगुलेशन, चाहे वो लॉस्ट हेक्टर्स लेक्स ट्रैक करना हो या हर कैंसर केस मैप करना हो। गवर्नेंस इज ऑल अबाउट प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग नाउ। सही बात है। दूरदर्शन और ICCR के 3 साल के MOU से ICCR इंडियन कल्चरल कंटेंट प्रोवाइड करेगा और दूरदर्शन उसे ग्लोबली ब्रॉडकास्ट करेगा। ये एक डायरेक्ट सॉफ्ट पावर पुश है। और डोमेस्टिक लेवल पर भी कल्चरल इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है। न्यू दिल्ली में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल एस्ट्रोलॉजी महाकुंभ 2026 ऑर्गेनाइज हुआ है, एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस को रिवाइव करने के लिए। इसके साथ ही स्पिरिचुअल टूरिज्म भी एक ह्यूज इकोनॉमी बन चुकी है। अपकमिंग 4 धाम यात्रा सीजन के लिए केदारनाथ हेलीकॉप्टर सर्विस की बुकिंग्स ऑफिशियली ओपन हो चुकी हैं। बिल्कुल, पर इस सोसाइटी का बेस अल्टीमेटली उसकी फ्यूचर जनरेशन होती है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिनकी मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी है, पोषण पखवाड़ा 2026 लीड किया है अप्रैल 9 से अप्रैल 23 तक। हाँ, और इस साल का फोकस बहुत स्पेसिफिक है, बच्चों के पहले 6 साल में ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि साइंस कहती है कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट इसी एज में होता है। अगर वहां न्यूट्रिशन फेल हुआ
तो आगे का कोई स्किल डेवलपमेंट काम नहीं आएगा। ये स्लाइड बिल्कुल एक परफेक्ट इंडियन थाली की तरह है। इसमें न्यूट्रिशन है, सॉफ्ट पावर का इंटरनेशनल फ्लेवर है, महाकुंभ जैसा ट्रेडिशनल टच है और डेमोक्रेसी का फाउंडेशन भी है। डेमोक्रेसी के फाउंडेशन की बात पर मुझे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीवी नागारत्ना की रीसेंट ऑब्जर्वेशन याद आई। उन्होंने पब्लिकली एम्फसाइज किया है कि इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से टोटली फ्री रहना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जर्वेशन है जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए क्रूशल है। सही कहा। यूएन इकोसॉक यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नतीजे आए हैं और इंडिया एक साथ 4 मेजर बॉडीज के लिए चुना गया है। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, इकोसॉक 1945 में बना था। इसके टोटल 54 मेंबर्स हैं और अभी लोक बहादुर थापा इसके अध्यक्ष हैं। ओके, तो ये जो 4 बॉडीज हैं जिनमें इंडिया इलेक्ट हुआ है वो कौन कौन सी हैं? पहली है CSTD यानी कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। दूसरी है NGO कमिटी। तीसरी CPC यानी कमिटी फॉर प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। और चौथी शायद वो है जिसमें प्रीति सरन फिर से चुनी गई हैं। एग्जैक्टली। चौथी है कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसमें प्रीति सरन को सफलतापूर्वक री इलेक्ट किया गया है। इन कमिटीज में होना मतलब ग्लोबल रूल्स को खुद तय करना। बिल्कुल, और इसी ग्लोबल इन्फ्लुएंस का एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। अरे हाँ, वो केन्या वाली न्यूज़। केन्या ने भारत के DPI यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने सिस्टम के साथ जोड़ लिया है। राइट। केन्या का जो अपना डिजिटल ID सिस्टम है, जिसे वो लोग माइशा नंबा कहते हैं, उसे अब हमारे UPI और डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। मतलब अब UPI सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं रहा, ये भारत का नया डिजिटल पासपोर्ट बन गया है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। देखिए, केन्या का अपना एक मोबाइल मनी सिस्टम है M-Pesa, जो 2007 से चल रहा है और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। तो जब उनके पास M-Pesa था तो उन्हें अचानक इंडियन DPI की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, M-Pesa नो डाउट एक सक्सेसफुल मॉडल था, लेकिन वो एक क्लोज्ड सिस्टम है। वो सिर्फ पैसे भेजने के काम आता है। ओके। लेकिन भारत का जो DPI है वो एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें आइडेंटिटी वेरीफाई होती है, पेमेंट्स होते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी डिजी लॉकर में सेफ रहते हैं। राइट। मतलब वो M-Pesa को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक तरह से उसे और पावरफुल बना रहा है। बिल्कुल सही कहा। और जब हम अपनी तकनीक को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी नीड्स भी बढ़ती हैं, जो हमें हमारी स्लाइड 2 पर ले जाता है। स्लाइड 2 पर जो फोकस है वो ऊर्जा और जलवायु कूटनीति पर है। न्यूज़ ये है कि NTPC ने फ्रांस की कंपनी EDF के साथ नए परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है। हाँ, और इसके साथ ही NTPC ने अपना एक बहुत ही अग्रेसिव टारगेट सेट किया है। 2032 तक वो अपनी क्षमता 89 गीगावाट से बढ़ाकर 149 गीगावाट करने वाले हैं। 149 गीगावाट, और इसमें से 60 गीगावाट तो सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगा, राइट? एग्जैक्टली। 60 गीगावाट का रिन्यूएबल टारगेट अपने आप में बहुत बड़ा कमिटमेंट है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट है। ये जो फ्रांस और NTPC का अग्रीमेंट है, ये पूरी तरह से नॉन बाइंडिंग है। हाँ, नॉन बाइंडिंग है। तो एग्जाम के नजरिए से क्या हमें इसे सिर्फ एक कागजी वादे की तरह देखना चाहिए? मतलब इसका कोई ठोस कूटनीतिक महत्व है भी या नहीं? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा नहीं होता। जब बात न्यूक्लियर एनर्जी की हो तो सीधे पक्के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट एक तरह का सिग्नल होता है पूरी दुनिया के लिए। ये बताता है कि दोनों देश साथ काम करने के लिए सीरियस हैं। इससे आगे की फंडिंग और रिसर्च का रास्ता खुलता है। और ये एक पहला कदम है। और इसी ग्लोबल डिप्लोमेसी में अरब लीग से भी एक बड़ी अपडेट आई है। बिल्कुल। मिस्र के नबील फहमी को अरब लीग का नया महासचिव चुना गया है और वो जुलाई 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे। और अगर हम इसका स्टैटिक जीके देखें तो अरब लीग की स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। राइट, जैसे UN इकोसॉक हुआ था। हाँ, और इसका मुख्यालय काहिरा में है और इसके 22 सदस्य राष्ट्र हैं। और इसी रीजन से जलवायु से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। भारत ने 2028 में होने वाले COP33 यानी UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है। ये काफी चौंकाने वाला कदम था। तो अब अपकमिंग COP मीटिंग्स कहाँ होने वाली हैं? देखिए, जो COP30 है वो ब्राजील में होगा और COP31 तुर्की में शेड्यूल्ड है। ओके, तो हमने डिजिटल कूटनीति और ऊर्जा की बात कर ली।
लेकिन इंटरनेशनल नीतियां तभी सफल होती हैं जब आपकी सैन्य ताकत मजबूत हो। 100%। हार्ड पावर के बिना कोई डिप्लोमेसी काम नहीं करती। और स्लाइड 3 इसी हार्ड पावर यानी सैन्य तत्परता के बारे में है। तो चलिए जल्दी से जो मास्टर मैट्रिक्स है मिलिट्री एक्सरसाइजेस का, उसे डिकोड करते हैं। अमेरिका के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं, और फ्रांस के साथ नेवी के लिए वरुण और एयरफोर्स के लिए गरुड़। राइट। और अगर अपने पड़ोस में देखें तो बांग्लादेश के साथ संप्रीति और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति होती है। बिल्कुल। इसके अलावा इंडोनेशिया की आर्मी के साथ गरुड़ शक्ति और जापान के साथ धर्म गार्जियन। यूके के साथ हम अजय वॉरियर करते हैं। लेकिन इनमें सबसे अलग रूस के साथ होने वाली इंद्र एक्सरसाइज है, राइट? हाँ, क्योंकि इंद्र एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। मतलब इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ हिस्सा लेते हैं। ओह। और अगर वर्तमान तैनाती की बात करें तो अभी भारत और मिस्र की स्पेशल फोर्सेस के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 4 चल रही है। राइट। ये 9 से 17 अप्रैल तक मिस्र के अंसस में हो रही है। और इसमें एक खास बात यह है कि ये एक रेगिस्तानी इलाके में हो रही है और इसमें 25 भारतीय सेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसी के साथ नेवल डिप्लोमेसी में भी एक बड़ा मूव हुआ है। INS त्रिकंद ने हाल ही में केन्या के मुंबासा में पोर्ट कॉल किया है। INS त्रिकंद एक तलवार क्लास का फ्रिगेट है ना, जो प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत रूस के यांतर शिपयार्ड में बना था। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। लेकिन देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने वाली है। इस डिस्कशन में केन्या का नाम दूसरी बार आ गया। पहले डिजिटल ID और अब INS त्रिकंद। हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। I mean, अफ्रीका अब हमारी कूटनीति का नया एपिक सेंटर बन चुका है। हम वहां सिर्फ तकनीक नहीं भेज रहे, बल्कि समंदर में अपनी पावर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जमीन और समंदर पर ताकत दिखाने के बाद अब बारी है अंतरिक्ष की, जो हमें स्लाइड 4 पर ले जाता है। राइट। अंतरिक्ष जहां तकनीक की असली परीक्षा होती है। तो हमने सेशन की शुरुआत में इसरो के जिस गगनयान IADT टेस्ट की बात की थी, उसकी डिटेल्स कवर कर लेते हैं। बिल्कुल। ये दूसरा इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट था जो सतीश धवन स्पेस सेंटर में हुआ। और वो चुनूक हेलीकॉप्टर वाला पार्ट कि कैसे 3 किलोमीटर की ऊंचाई से 4.8 टन का क्रू मॉड्यूल गिराया गया। हाँ, और उसे धीमा करने के लिए क्रमिक पैराशूट तैनाती यानी सीक्वेंशियल डिप्लॉयमेंट का इस्तेमाल हुआ, ताकि समंदर में गिरने की स्पीड 8 मीटर प्रति सेकंड तक लाई जा सके। और ये सब LVM-3 रॉकेट से होने वाले उस 3 दिवसीय मिशन के लिए है, जो मॉड्यूल को 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में ले जाएगा। राइट। और जहां इसरो लो अर्थ ऑर्बिट पर फोकस कर रहा है, वहीं नासा अपने आर्टेमिस 2 मिशन से डीप स्पेस के रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। अरे हाँ, आर्टेमिस 2 ने तो इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में सबसे दूर जाने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। बिल्कुल, 2,52,756 मील की दूरी। इसने 1970 के उस फेमस अपोलो 13 मिशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इस मिशन के जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनके नाम भी काफी हिस्टोरिक हैं। क्रिस्टीना कोच, जो चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला हैं, और उनके साथ है रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और जेरेमी हैंसन। ये वाकई में फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन अंतरिक्ष के नायकों से थोड़ा वापस जमीन पर आते हैं, हमारी स्लाइड 5 पर। हाँ, जहां हमें देश के लीडरशिप और समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें देखनी है। सबसे पहले राजनीति से नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। और यहीं पर कैंडिडेट्स के लिए पॉलिटिका बैकवर्ड लिंकेज आता है। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 79, 80, 84 और 89 द्वारा शासित होती है। और इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। जब हम राज्यसभा के इन आर्टिकल्स की बात करते हैं तो क्या करंट अफेयर्स पढ़ते समय हमेशा ऐसे पॉलिटी लिंकिंग को दिमाग में रखना जरूरी है? 100% जरूरी है। एग्जाम्स में सीधे न्यूज नहीं पूछी जाती, बल्कि उसी न्यूज के बैकग्राउंड से संविधान का अनुच्छेद पूछ लिया जाता है। राइट। आई मीन, न्यूज सिर्फ एक ट्रिगर होती है। हाँ। आगे बढ़ते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियों पर। दीप जरीवाला को क्वांटम डिवाइसेस के लिए UTORNL गवर्नर्स चेयर का सम्मान मिला है। और NASSCOM फाउंडेशन, जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि वो 1988 में बना था, उसके नए अध्यक्ष UB प्रवीण राव बने हैं। इसके अलावा संजय खन्ना 2029 तक BPCL के CMD रहेंगे और रणवीर सिंह को जिंदल स्टेनलेस स्टील ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसी स्लाइड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्थ अवेयरनेस डेट भी है, 11 अप्रैल, वर्ल्ड पार्किंसंस डे, राइट? बिल्कुल। 2026 के लिए इसकी थीम रखी गई है इंटीग्रेटेड केयर एंड इनोवेशन। और इसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है।
ये दिन डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाँ, जिन्होंने 1817 में सबसे पहले इस बीमारी का मेडिकल वर्णन किया था। तो लीडरशिप और स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं स्लाइड 6 की, जहां मानव शरीर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है खेल के मैदान पर। और यहाँ भारत की महिलाओं ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में इतिहास रच दिया है। वाओ, मतलब 10 मेडल जीतकर भारतीय महिलाएं टॉप पर रही हैं। इनमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। राइट। और गोल्ड विनर्स के नाम और वेट कैटेगरीज याद रखना बहुत जरूरी है। 48 किलो वर्ग में मीनाक्षी, 54 किलो में प्रीति और 60 किलो में प्रिया और 70 किलो वर्ग में अरुंधति ने गोल्ड जीता है। और इन सब के पीछे कोच सैंटियागो नियावा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल। अब बॉक्सिंग रिंग से चलते हैं क्रिकेट के पिच पर, जहां एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आप लॉरा कार्डोसो की बात कर रही हैं ना? हाँ, ब्राजील की खिलाड़ी। हाँ, लॉरा कार्डोसो T20 इंटरनेशनल पारी में 9 विकेट लेने वाली इतिहास की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने लेसोथो के खिलाफ सिर्फ 3 ओवर में 4 रन देकर 9 विकेट लिए हैं। लेकिन क्रिकेट में ब्राजील का नाम सुनना ही अपने आप में गुगली है यार। ये ग्लोबलाइजेशन का असर है, और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में तकनीक भी बदल रही है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने पक्षियों के पंखों वाली शटलकॉक की जगह अब सिंथेटिक शटलकॉक को मंजूरी दे दी है, राइट? एग्जैक्टली। इसका मुख्य उद्देश्य पशु क्रूरता को कम करना है। अभी जूनियर स्तर पर इसकी टेस्टिंग हो रही है। लेकिन क्या सिंथेटिक शटलकॉक के आने से खेल की स्पीड या उसके ड्रॉप में कोई बड़ा बदलाव आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। खिलाड़ियों को अपनी टाइमिंग और रैकेट का टेंशन इस नए सिंथेटिक मटेरियल के हवा के प्रतिरोध के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये पूरी तरह से एक नया चैलेंज होगा उनके लिए। और खेलों में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो बिश्केक में चल रही है, वहां भी भारतीय ग्रीको रोमन पहलवानों ने कई मेडल जीते हैं। और इसी के साथ हमें क्रिकेट इतिहास के एक लेजेंड CD गोपीनाथ जी को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाँ, वो भारत की पहली टेस्ट जीत हासिल करने वाली टीम के सदस्य थे। बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल। तो अब हम अपने सेशन के आखिरी पड़ाव यानी स्लाइड 7 पर आ गए हैं। राइट। हमने पूरी दुनिया और सारे विषय कवर कर लिए। अब समय है फैक्ट रिटेंशन और एनालिटिकल टेस्ट का। देखते हैं कि क्या क्या याद रहा। तो चलिए रैपिड फायर रिवीजन शुरू करते हैं। पहला सवाल, नीति आयोग की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट से है, महिलाओं का कुल क्रेडिट पोर्टफोलियो कितना है? ये एकदम नया और इम्पोर्टेंट डेटा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा 76 लाख करोड़ रुपए है। बिल्कुल सही। अगला सवाल, साइक्लोन 4 एक्सरसाइज किन देशों के बीच हो रही है? भारत और मिस्र के बीच, वो भी रेगिस्तानी इलाके अंसिस में। राइट। और किस राज्य ने हाल ही में कैंसर को एक नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है? ये भी एक नया फैक्ट है। हाँ, तेलंगाना राज्य ने। एग्जैक्टली। और UN इकोसॉक में भारत कितनी बॉडीज के लिए निर्विरोध चुना गया है? 4 बॉडीज के लिए, जिसमें CSTN, NGO, CPC और CESCR शामिल हैं। और आज का आखिरी रिटेंशन सवाल, T20 इंटरनेशनल में 9 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? ब्राजील की लॉरा कार्डोजो। देखिए, जो नीति आयोग का 76 लाख करोड़ का आंकड़ा है और तेलंगाना का कैंसर वाला डिसीजन, ये सब छुपे हुए बोनस मार्क्स हैं एग्जाम के लिए। बिल्कुल। और इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करना ही असली तैयारी है। तो इसी थॉट के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही गहराई से पढ़ते रहिए, एनालाइज करते रहिए और फैक्ट्स की पीछे की कहानी समझते रहिए। टेक केयर।